कार्तिकेय को जब कुछ समझ नहीं आ रहा था तो कार्तिकेय ने मास्टर जीव से मदद मांगने का सोचा। मास्टर जीव को कबीर के केस के बारे में तो पता नहीं था। जब कार्तिकेय ने उसको बताया कि वो रणवीर को ढूंढ रहा है, तब मास्टर जीव ने पूछा कि क्या मामला है। कार्तिकेय ने उनको झूठ बताया कि कबीर को किसी और ने ड्रग दिया है और अब वो कबीर को बदनाम करना चाहता है। मास्टर जीव ने जब सुना कि कबीर को टारगेट किया जा रहा है तो वो चौंक गया। हालात चाहे जो भी हो, वो कबीर की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता था। इस बात का पता लगते ही मास्टर जीव ने अपने आदमियों को काम पे लगा दिया। किसको मीडिया हाउस में काम करने वाले लोगों को तलाशने को कहा गया और किसी को रणवीर को तलाशने को कहा गया था। कार्तिकेय का दिमाग बहुत ज्यादा चल रहा था। वो अपनी हार को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या होने वाला है। सिर्फ कार्तिकेय ही नहीं, मास्टर जीव भी बहुत ज्यादा परेशान थे। रणवीर को रोकना अब हर किसी के लिए चैलेंज बन गया था। कुछ घंटों के इंतजार के बाद मास्टर जीव को एक फोन आता है कि उन लोगों को जिस तरह के मीडिया हाउस की तलाश थी वो मिल गया है। मास्टर जीव ये खबर सुनने के बाद अंदर से खुश हो गए। उनको अब उम्मीद थी कि कबीर के लिए वो जरूर से कुछ ना कुछ कर लेंगे। सुबह के 5 बज रहे थे। मास्टर जीव अपने आदमियों के साथ कार्तिकेय के पास गए। कार्तिकेय अंधेरे कमरे में एक जगह बैठा हुआ था। मास्टर जीव ने जैसे ही कमरे की लाइट जलाई, कार्तिकेय का ध्यान उनकी तरफ गया। वो समझ गया था कि कोई गुड न्यूज मिली है या कोई सुराग मिला है। सारी रात के बोझ के बाद अब कार्तिकेय को कुछ सुकून का एहसास हो रहा था। बिना देर किए वहां से सब लोग बाहर निकल गए। मास्टर जीव के आदमी ने उनको पहले से ही उस जगह का एड्रेस बता दिया था जहां उस इंसान का सुराग मिला था। ये जगह मास्टर के घर से करीब 20 मिनट की दूरी पर थी। जब मास्टर जीव उस जगह पे पहुंचे तो वहां मास्टर के कई आदमी पहले से ही मौजूद थे। कार से बाहर आकर मास्टर जीव ने तुरंत उस बिल्डिंग की तरफ अपना रुख किया। कार्तिकेय भी उनके साथ ही आगे की ओर बढ़ रहा था। कुछ आगे आने के बाद मास्टर जीव ने जब देखा कि बिल्डिंग के ऊपर अभी भी लॉक लगा हुआ है तो वो गुस्से से भर गए। अपनी पूरी ताकत से उन्होंने कहा, तोड़ दो इसको, कुछ भी बचना नहीं चाहिए। समझ रहे हो ना कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। मास्टर जीव के इशारे का इंतजार था। उसके बाद तो वहां गोली की नदी सी बह गई। मास्टर जीव ने सिर्फ लॉक तोड़ने को कहा था, मगर यहाँ तो उनके आदमियों ने पूरा दरवाजा ही गायब कर दिया। एक पल के लिए तो मास्टर जीव भी हैरान रह गए थे कि वहां क्या हुआ है। जब गोलियों की आवाज खत्म हुई तो उन्होंने देखा कि वहां एक छेद हो गया है। इतना बड़ा था कि कोई भी इसमें आराम से आर पार हो सकता था। कार्तिकेय भी इस बात को देख के सन्न था कि मास्टर जीव की एक आवाज पे उनके आदमी क्या कर सकते हैं। वो लोग आगे बढ़ के बिल्डिंग के अंदर चले गए। जैसा कि अभी सुबह के 5 बज रहे थे, बिल्डिंग के अंदर कोई भी नहीं था। साथ ही अंदर की तरफ अंधेरा भी बहुत ज्यादा था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब वहां क्या करना है। कार्तिकेय ने अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट की मदद से अंदर के स्विच बोर्ड को तलाशना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद कार्तिकेय को स्विच बोर्ड मिल गया। मौका पाकर उसने लाइट ऑन कर दिया। मास्टर जीव के आदमी अभी भी अपनी अपनी पोजीशन को देख रहे थे। कार्तिकेय को समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। उसने मास्टर जीव से पूछा, मास्टर हम लोग यहाँ पे क्यों आए? आप कुछ देर इंतजार करिए, आपको समझ आ जाएगा कि क्या हो रहा है। मास्टर जीव ने अपने सामने रखे टेबल से कुछ पेपर उठाते हुए कहा। मास्टर जीव की बात सुनकर कार्तिकेय वहीं पास के टेबल पर बैठ गया। अब वो बस मास्टर जीव के आदमियों को देख रहा था, जैसे उसको कुछ करना ही नहीं था। इस जगह पे मास्टर जीव का भाई ही उस टीम को लीड कर रहा था जो छानबीन कर रहे थे। वो हर एक टेबल को बहुत अच्छे से सर्च कर रहे थे। कुछ देर तक कार्तिकेय को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है, मगर बाद में उसको समझ आया कि वो लोग शायद कबीर के मेडिकल रिपोर्ट को ढूंढ रहे हैं। तभी मास्टर जीव के भाई पारस ने मास्टर को इशारा करते हुए बुलाया। मास्टर समझ गए कि उनको जिस चीज की तलाश थी वो शायद से अब उनके पास आ चुकी है। वो तुरंत पारस के पास गए। वहां जो मास्टर जीव ने देखा वो बहुत ज्यादा परेशान करने वाला था। कार्तिकेय भी दूर बैठा मास्टर जीव और उनके भाई को बात करते हुए देख रहा था, मगर जिस तरह से मास्टर जीव अभी रिएक्ट कर रहे थे उसको देख के समझ आ गया कि जरूर से कोई बात है। वो भी बात ऐसी है जिससे कि खतरा ही हो सकता है। कार्तिकेय इस चीज को नोटिस करके अपनी जगह पे शांत नहीं रह सका। वो धीरे से उठा और मास्टर जीव की तरफ बढ़ गया। अंदर का माहौल बहुत ज्यादा अजीब हो गया था। कार्तिकेय को पास आता देख मास्टर जीव बहुत ज्यादा डर गए थे। कार्तिकेय उनके चेहरे से इस हार की भावना को समझ पा रहा था। अब वो मास्टर के बिल्कुल बगल में खड़ा था। क्या बात है मास्टर, आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? कार्तिकेय ने पूछा। उसने अभी भी मास्टर जीव के हाथ में वो पेपर नहीं देखा था। हमें जिस बात का डर था आखिर में वही हो गया।
मास्टर ने भारी शब्दों में कहा। क्या हुआ है? कार्तिक ने तुरंत घबराते हुए पूछा। ये देखो, इस पेपर को देख के समझ आ जाएगा कि क्या हुआ है। मास्टर जियो ने इतना कहते हुए कार्तिकेय को पेपर दे दिया। ये एक लोकल न्यूज़पेपर था। कार्तिकेय को समझ नहीं आ रहा था कि मास्टर जियो उसको इसमें क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, कार्तिकेय ने जब कुछ देर तक पन्नों को पलटा तो उसको वो मिल गया जिसकी उसको तलाश थी। तकरीबन पेज नंबर 5 पे उसको कबीर और सारस्वत परिवार की न्यूज़ दिखी। इसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि सारस्वत परिवार का निकम्मा दामाद ड्रग के केस में घिरा है। अपने घर पे रह के आम जिंदगी बिताने वाले कोई भी इंसान ड्रग की चपेट में है। क्या हो सकता है कि अमीर परिवार में ड्रग्स के कारण कोई खास मजा लेने की कोशिश की जा रही हो। मुमकिन तो ये भी है कि ड्रग्स का कारोबार करते करते उनके दामाद ने खुद उस ड्रग को टेस्ट कर लिया हो। सैकड़ों हजारों की जान के साथ खेलने वालों की जिंदगी अब खुद खतरे में है। साथ में इस पेपर में कबीर की एक छोटी सी तस्वीर भी थी और इसी कॉलम के दाहिने तरफ में कबीर की ड्रग रिपोर्ट भी छापी गई थी। हम चाहें तो इस पेपर को रोक सकते हैं, शायद अभी यह मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है। कार्तिकेय ने नए उत्साह के साथ मास्टर जियो और उनके भाई को कहा, मगर कार्तिकेय ने देखा कि मास्टर के चेहरे पर कोई खुशी नहीं है तो उसको शक हुआ। उसने फिर उस पेपर को ठीक से देखा। उसको अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। शायद कबीर को बचाने की जल्दी में वो समझ नहीं पा रहा था कि मास्टर जियो का इशारा किस तरफ है। आप इस पेपर का डेट देखिए मिस्टर कार्तिकेय, मास्टर जियो के भाई पारस ने कहा। पारस के कहने के बाद कार्तिकेय का ध्यान पेपर के डेट पे गया। जैसे ही उसने डेट देखी उसका चेहरा काला पड़ गया। इस वक्त उसको ऐसा लग रहा था मानो उसकी 2 दिन की मेहनत पे पानी फिर गया हो। निराशा में कार्तिकेय उस पेपर के साथ जमीन पर ही बैठ गया। उसको समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। कार्तिकेय के बगल में खड़े मास्टर जियो उसको समझाना चाहते थे, मगर उनके पास भी अभी कोई शब्द नहीं था। शायद मामला हमारे हाथ से निकल गया है, मास्टर ने अफसोस में कहा। शायद कबीर की मदद करने का कोई और रास्ता उनके पास नहीं था। भैया, क्या हम इसको रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते? पारस ने मास्टर जियो से पूछते हुए कहा। पारस के सुझाव को सुनते हुए मास्टर जियो ने अपनी घड़ी पर नजर डाली। घड़ी के मुताबिक सुबह के 6 बजने में कुछ पल ही बचे थे। इसके बाद वो पारस की तरफ मुड़ा और कहा, अभी 6 बजने में कुछ पल बचे हैं। ठंड के कारण अक्सर 5 बजे का पेपर लेट 6 बजे तक जाता है। हमारे पास बहुत कम वक्त बचा है, या कहो कि बचा ही नहीं है। शिट यार, काश कुछ पहले हमें इस बात का पता लग जाता। समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। पारस ने सामने के टेबल पर अपना हाथ पटकते हुए कहा। हाँ, सही कहा, काश कि हमारे पास थोड़ा वक्त और होता, मास्टर ने कहा। सब मेरी ही गलती है, मुझे आप लोगों के पास पहले ही आना चाहिए था। मैंने बहुत देर कर दी आने में, कार्तिकेय ने कहा। मुझे इस पेपर का मालिक मिल जाए तो मैं उसको जान से मार दूंगा। कबीर जैसे इंसान के बारे में ऐसी बात लिख रहा है जैसे कि कबीर बचपन से ड्रग ले रहा हो, पारस ने कहा। उसका गुस्सा अभी 7वें आसमान पे था। अगर अभी सच में इस पेपर का एडिटर मिल जाता तो उसके साथ पारस क्या करता ये केवल वही जानता था। दिमाग से काम लो पारस, कीचड़ को धोने के लिए पानी रखता है, खून नहीं। अगर तुम उसको मार भी दोगे तो इससे कोई हल नहीं निकलने वाला है। अब जो सोचना है मुझे सोचने दो, मास्टर जियो ने गरजते हुए अपने भाई को कहा। कबीर को बेगुनाह साबित करने का कोई तो तरीका होगा, मास्टर जियो, कार्तिकेय मास्टर जियो से पूछता है। कार्तिकेय अभी खुद में बहुत ज्यादा टूट चुका था। पारस, तुम एक काम करो, इस न्यूज एजेंसी में जितने भी लोग काम करते हैं मुझे उन सब का नाम और पता चाहिए। याद रहे तुम्हारे पास केवल शाम तक का समय है, मास्टर जियो ने कहा। उनके दिमाग में कोई प्लान था मगर अभी ये केवल उनको पता था। हाँ भैया, हो जाएगा, आप परेशान मत हो, पारस ने मास्टर की बात समझते हुए कहा। कार्तिकेय, आप मेरे साथ चलिए, मुझे लगता है कि आप मेरे साथ रहें तो हम कुछ बेहतर कर सकते हैं, मास्टर जियो ने कहा। कार्तिकेय ने बिना कुछ कहे मास्टर की बात को मान लिया और मास्टर के साथ चलने को तैयार हो गया। देखते ही देखते उस बिल्डिंग से सब लोग गायब हो गए, जैसे आंधी की तरह आए और तूफान की तरह गुजर गए। जिस इंसान के लिए सब कुछ हो रहा था वो अभी अपने कमरे में बहुत आराम से सो रहा था। सारस्वत परिवार में हर दिन की तरह इस दिन की शुरुआत भी अभूत अच्छे से हो रही थी। उनको शायद नहीं पता था कि उनके घर पे अभी कौन सी बिजली गिरने वाली है। घर के मुखिया शंभुनाथ सारस्वत अभी अभी सुबह की सैर से वापस आए थे। हर रोज की तरह वो गार्डन में बैठ के अब पेपर पढ़ने की तैयारी में लगे हुए थे। कुर्सी पर बैठ के जैसे ही उन्होंने अपनी चाय की प्याली उठाई उनका मूड खराब हो गया। उन्होंने पास में काम कर रहे दीनानाथ से कहा, अरे दीनानाथ जी, आपकी चाय आपकी उम्र की तरह ठंडी हो गई है। माफ करना साहब, अभी दूसरी लाता हूँ।
दीनानाथ काका ने उनके सामने से चाय को उठाते हुए कहा। अब शंभुनाथ का ध्यान सामने पड़े न्यूज़पेपर की तरफ गया। वो बिजनेस न्यूज के लिए सेक्शन बदल ही रहे थे कि तभी उनकी नजर कबीर की तस्वीर पे गई। जब उन्होंने पढ़ा कि कबीर की रिपोर्ट अब वायरल होने वाली है तो उनका दिमाग खराब हो गया। उन्होंने कोई उम्मीद नहीं की कि वो ऐसा कुछ देखेंगे। वो एकदम से सन्न हो गए थे। क्या शंभुनाथ इस बात को स्वीकार कर पाएंगे? क्या उनके लिए सब कुछ खत्म हो गया? क्या इस रिपोर्ट से सारस्वत परिवार के सितारे बिखर जाएंगे? क्या होगा अब तकदीर का फैसला? मास्टर जियो किसी फोन का इंतजार कर रहे थे। कोई नहीं जानता था कि क्या होने वाला है। तभी मास्टर को फोन आता है कि उस मीडिया हाउस का पता लग गया है जिसकी उनको तलाश है। मास्टर जियो तुरंत अपने आदमियों के साथ उस जगह की तरफ बढ़ गए। उनके साथ वहां कार्तिकेय भी था। अभी तक कार्तिकेय को पूरा यकीन था कि वो मास्टर जियो की मदद से कुछ न कुछ रास्ता निकाल लेगा। जब वो लोग उस जगह पे जाते हैं तो उनको वहां एक बिल्डिंग मिलती है। मास्टर जियो जानते थे कि उनके पास वक्त नहीं है। उनको बस लग रहा था कि किसी भी तरीके से वो बिल्डिंग के अंदर की तरफ चले जाएं। बाद में मास्टर जियो के आदमियों ने बिल्डिंग के दरवाजे को तोड़ दिया। अंदर जाने के बाद उन लोगों का सर्च ऑपरेशन शुरू हो गया। वो जानते थे कि उनको क्या ढूंढना है। इस टीम की अगुवाई मास्टर जियो का छोटा भाई कर रहा था। कार्तिकेय को समझ नहीं आ रहा था कि इतने बड़े ऑफिस में वो लोग किस चीज की तलाश में आए। कुछ देर बाद पारस मास्टर जियो को एक पेपर देता है। उस पेपर को देखने के बाद मास्टर जियो को समझ आ जाता है कि उन लोगों ने आने में देर कर दी है। जवाबी कार्रवाई में मास्टर जियो अपने भाई से उस ऑफिस के सभी लोगों की डिटेल मांगते हैं। इसके बाद वो कार्तिकेय के साथ बाहर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ जब शंभुनाथ सारस्वत सुबह के सैर से वापस आते हैं तो उनको पेपर में कबीर के बारे में छपी खबर मिलती है। उसको देख के शंभुनाथ तो पागल ही हो गए थे। उनका चेहरा देख के ऐसा लग रहा था मानो कि उनका बुरा ख्वाब उनकी आंखों के सामने रखा हो। गुस्से में उन्होंने उस न्यूज़पेपर को भी फाड़ दिया जिसमें उनको वो खबर मिली थी। उनका दिमाग एकदम से सन्न हो गया था। ये वही वक्त था जब इंसान कुछ अच्छा या बुरा नहीं सोच पाता है। शंभुनाथ अपनी कुर्सी पे ही बैठ के उबल रहे थे। तभी वहां पे दीनानाथ काका आ गए। उनके हाथ में शंभुनाथ की चाय थी। वो जब शंभुनाथ के पास आए तो उनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। सामने फटे पड़े न्यूज़पेपर के टुकड़े ये बता रहे थे कि शंभुनाथ बहुत ज्यादा गुस्से में है, मगर क्यों है ये नहीं बता रहे थे। उन्होंने शंभुनाथ के सामने मुस्कुराते हुए चाय रखी और कहा, क्या बात है साहब, आज फिर शेयर का भाव गिर गया है क्या? ये शंभुनाथ की बहुत पुरानी आदत थी। जब मार्केट में सारस्वत ग्रुप के शेयर ऊपर नीचे आते थे तो अक्सर अखबार पे ही शंभुनाथ का गुस्सा उतरता था। दीनानाथ काका को लग रहा था कि आज भी कुछ ऐसा ही हुआ है, मगर बात तो कुछ और ही थी। कुछ देर बाद भी जब शंभुनाथ ने कोई जवाब नहीं दिया तो दीनानाथ काका ने फिर से कहा, क्या बात है मालिक, आपने कुछ कहा नहीं? सब ठीक तो है? कुछ ठीक नहीं है दीनानाथ, मेरी बरसों की मेहनत आज पानी में चली गई, सब बर्बाद हो गया। इतना कहते कहते शंभुनाथ की आंखों में आंसू आ गए। वो अंदर से बहुत ज्यादा दुखी थे। ऐसे भी शंभुनाथ जिस तरह के आदमी थे जिनके लिए इज्जत से बड़ी कोई दौलत नहीं थी। उन्होंने कभी भी ऐसा काम नहीं किया जिससे उनको किसी के सामने सर झुकाना पड़े, मगर आज ये 10 पन्नों का अखबार उनके मुंह पे कालिख पोतने को तैयार बैठा था। क्या बात है साहब, कुछ तो कहिए, दीनानाथ काका ने उनका हाथ पकड़ते हुए कहा। पेपर में कबीर के बारे में छपा है कि वो ड्रग्स लेता है और हम लोग ड्रग्स बेचते हैं। शंभुनाथ ने फटे हुए पेपर की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसमें नई बात क्या है मालिक, अखबार वाले तो कुछ भी छापते रहते हैं, आपने तो पढ़ा ही होगा। हर दिन किसी को हीरो बनाते हैं और बाद में खुद ही उस आदमी को बदनाम करते हैं। दीनानाथ ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, मगर वो जितना भी जानते थे उस हिसाब से शंभुनाथ को समझाने की कोशिश कर रहे थे। मगर उनको नहीं पता था कि इस बार उनकी कोशिश कोई रंग नहीं लेने वाली है। शंभुनाथ अभी भी भारी मन के साथ वहीं बैठे हुए थे। उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो इस बात के लिए खुद को कैसे तैयार करें। दीनानाथ का कहा, आप बात को समझ नहीं रहे। इस अखबार वाले ने कबीर की रिपोर्ट भी दी है। पता नहीं कैसे रिपोर्ट मार्केट में आ गई। मैंने तो घर के लोगों को भी सावधान रहने को कहा था। शंभुनाथ ने उदास मन से दीनानाथ काका को कहा। तब तो बात बहुत आगे बढ़ गई है मालिक। अच्छा, ये कैसा अखबार है, मतलब बड़ा वाला है या छोटा वाला? दीनानाथ काका अपने शब्दों में पूछना चाहते थे कि किस मीडिया हाउस ने इस खबर को निकाला है। छोटा वाला अखबार का मतलब छोटा मीडिया हाउस और बड़ा वाला अखबार का मतलब बड़ा मीडिया हाउस। इससे कोई मतलब नहीं है दीनानाथ। हम लोग उस जमाने के हैं जहां अखबार को तोप माना जाता था, और मैं इस बात को आज भी मानता हूँ। अखबार में खबर का मतलब हर घर में खबर। इतना कह के शंभुनाथ कुछ पल के लिए रुक गए। दीनानाथ को समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से बड़े साहब को समझाएं। अभी वो सोच ही रहे थे कि तभी शंभुनाथ ने फिर से कहा, इस देश में आज भी लोग अखबार को बहुत बड़ी चीज मानते हैं।
जिसके पास टीवी खरीदने के पैसे नहीं होते हैं वो भी अखबार के जरिए सब जान जाते हैं। मालिक, आपने इससे बड़ी बड़ी मुसीबत का सामना किया है, आप टूट जाएंगे तो क्या होगा? पूरे परिवार को आपकी जरूरत है, दीनानाथ ने कहा। परिवार अब बचा कहाँ है दीनानाथ, सब कुछ बर्बाद हो गया। यहाँ किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है, सब चूहे की तरह मुसीबत देख के भागने लगते हैं। शंभुनाथ ने कहा। उनको डर था कि इस मुसीबत में कोई भी उनका साथ नहीं देगा। इतना कहने के साथ शंभुनाथ सारस्वत घर के अंदर चले जाते हैं। वैसे तो उनको घर के लोगों से कोई उम्मीद नहीं थी, मगर वो चाहते थे कि घर के लोग इस मामले पर अपना डिसीजन लें। शंभुनाथ अभी भी बहुत ज्यादा गुस्से में थे। हॉल में बहुत शांति थी, घर में भी कोई खास चहल पहल नहीं दिख रही थी। अचानक से शंभुनाथ ने एक एक करके सबको नाम से बुलाना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने काजल को बुलाया। वो जानते थे कि काजल के लिए ये वक्त सबसे जरूरी है। बाद में घर के बाकी लोगों को भी नाम से बुलाया गया। दीनानाथ काका भी शंभुनाथ के पीछे ही खड़े थे। वैसे तो वो कुछ करने वाले नहीं थे, मगर शंभुनाथ को संभालने के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी था। सबसे पहले काजल ही सीढ़ियों से नीचे आई। उसने देखा कि शंभुनाथ अपनी छड़ी के साथ हॉल के बीच में खड़े हैं। उसको नहीं पता था कि उसके दादाजी का मूड क्यों खराब है। उसने आते के साथ चिंता में पूछा, क्या बात है दादाजी, आप बहुत ज्यादा अपसेट लग रहे हैं। शंभुनाथ को काजल के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, मगर अपने गुस्से को उसने रोकते हुए कहा, आने दो सबको, उसके बाद बात करेंगे। काजल को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतनी सुबह में दादाजी का मूड क्यों अपसेट है, मगर अभी उसने कोई और सवाल नहीं पूछा। इसके बाद काजल ने दीनानाथ काका को देखा। वो भी उदास चेहरे के साथ वहीं खड़े थे। उनकी खामोशी बता रही थी कि कोई बहुत बड़ा मामला हुआ है। कुछ देर के बाद एक एक करके घर के सभी लोग हॉल में आ गए। सबके साथ मानसी भी आई थी। वो समझ गई थी कि आज क्या होने वाला है। आखिर इस आग को उसने ही लगाया था जिसमें आज पूरा सारस्वत परिवार जल रहा था। घर के लोगों में आधे तो अभी नींद में ही थे और बाकी काजल की तरह अपना दिमाग लगा रहे थे कि इतनी सुबह मीटिंग क्यों बुलाई गई है। शांत दिख रहे घर में अचानक से बहुत ज्यादा शोर होने लगा था। हर किसी की नजरें इस वक्त सारस्वत परिवार के मुखिया शंभुनाथ सारस्वत पर ही लगी हुई थी। कोई नहीं जानता था कि क्या हो रहा है। जब शंभुनाथ ने अपना गला साफ किया तो सब लोग एकदम से खामोश हो गए। आप सभी को मुझे ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि सारस्वत परिवार का नाम अब बदनाम हो गया है। इतना सुनने के साथ ही परिवार के लोगों ने आपस में बात करना शुरू कर दिया। शंभुनाथ ने जब देखा कि सब लोग आपस में बात कर रहे हैं तो उन्होंने फिर से कहा, खुद में बात मत करिए, पहले मुझे अच्छे से सुन लीजिए। हाँ, तो मैं कह रहा था कि आप लोगों को अपने लिए कोई अलग काम देखना होगा। हम सबके हाथ से सब कुछ निकल गया है। शंभुनाथ की बात किसी को समझ नहीं आ रही थी। तभी प्रणव ने पूछा, क्या बात है पापा, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि हमें कुछ काम देखना चाहिए? मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कबीर के बारे में मीडिया को पता लग गया है। समझ रहे हो, ये कितना बड़ा मामला है। शंभुनाथ सारस्वत ने गुस्से में कहा। क्या बात कर रहे हैं दादाजी, ये कैसे हो सकता है? काजल ने चौंकते हुए पूछा। जानते हो आज के पेपर में क्या आया है? उसमें साफ साफ लिखा है कि सारस्वत परिवार का दामाद अय्याश है और ड्रग लेता है। जो लोग आज तक हमारी तारीफ करते थे वो आज हम पर थूक रहे हैं, शंभुनाथ ने कहा। इस खबर को सुनते ही मानो पूरे परिवार में मातम सा छा गया। अब तो काजल के पास भी कुछ नहीं बचा था बोलने को। पापा, अगर ऐसी बात है तो हमें अपना बिजनेस बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। ये बात अगर हमारे इन्वेस्टर को पता लग गई तो समझ लीजिए कि क्या हो सकता है। प्रणव ने अपने सर पे हाथ रखते हुए कहा। क्या होगा, हमारे सालों की मार्केट खत्म हो जाएगी। इतना कहने के बाद शंभुनाथ सारस्वत वहीं पास के सोफे पे सदमे में बैठ गए। मानसी इतनी देर से अपने बोलने के मौके का इंतजार कर रही थी। तभी उसको सही मौका मिल गया था। उसने बिना वक्त गवाए कहा, मेरे हिसाब से कबीर को घर से बाहर का रास्ता दिखाओ। हो सकता है इससे हमारे बिजनेस डील्स पे ज्यादा फर्क ना पड़े। आखिर उसकी जरूरत किसी को नहीं है। मानसी, होश में बात करो। तुम समझ रही हो कि तुम क्या बोल रही हो? मेरा पति बेगुनाह है या नहीं, यह अभी तक कोई साबित नहीं कर सका है। काजल ने कबीर के बचाव में कहा। मैं कहाँ कुछ कह रही हूँ, मैं तो बस एक आइडिया दे रही हूँ, मानसी ने मुंह बनाते हुए कहा। उसको तो अभी अंदर से इतनी खुशी हो रही थी कि वो ही जानती थी। मानसी सही कह रही है काजल, कबीर ने हमारे पास कोई रास्ता नहीं छोड़ा है। हम किस तरह से साबित करेंगे कि कबीर ने खुद से ड्रग नहीं लिया है? शंभुनाथ ने काजल को देखते हुए कहा। हाँ, बात तो सही है, हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि हम कबीर को निर्दोष साबित कर सकें, प्रणव ने कहा। सोचने वाली बात यह भी है कि आखिर कबीर जीजू की रिपोर्ट बाहर गई कैसे, अलीशा ने कहा। अभी तक घर के किसी आदमी ने इस बात पे गौर नहीं किया था, मगर अलीशा के ऐसे पूछते ही सबका ध्यान इस बात की तरफ आ ही गया। मुझे तो लगता है कि हॉस्पिटल वालों से कोई लापरवाही हुई है, प्रणव ने कहा। काजल को समझ नहीं आ रहा था कि वो घर के लोगों को कबीर के खिलाफ जाने से कैसे रोके। उसको शंभुनाथ ने जो मौका दिया था
आज से कुछ दिन पहले वो उसके हाथ से जा चुका था। घर के लोग भी अपनी जगह गलत नहीं थे। आज इस एक रिपोर्ट के कारण, या कहा जाए कबीर के कारण, बदनामी सारस्वत परिवार का दरवाजा खटखटा रही थी। काजल अभी यही सब कुछ सोच रही थी कि अचानक से उसकी नजर ऊपर की तरफ गई। ऊपर कबीर खड़ा था। घर में हो रहे शोर ने उसका ध्यान अपनी तरफ खींचा था। वैसे तो वो बहुत शांत दिख रहा था, मगर काजल को डॉक्टर नीरज की भी बात याद आ गई। कबीर को अभी किसी भी तरह की टेंशन नहीं होना चाहिए, नहीं तो हॉस्पिटल में जो हुआ था वो कभी भी हो सकता था। क्या काजल कोई नया रास्ता निकाल पाएगी कबीर के लिए, या इस बार सच में हो जाएगी कबीर की सारस्वत परिवार से विदाई? शंभुनाथ सारस्वत सुबह को अपनी सैर के बाद अखबार पढ़ने को तैयार थे। अचानक से जब उनकी नजर न्यूज़पेपर पे गई तो उन्होंने कबीर के बारे में पढ़ा। वो समझ गए थे कि क्या होने वाला है। पेपर में बहुत साफ शब्दों में लिखा था कि सारस्वत परिवार ड्रग का कारोबार कर रहा है और उनका दामाद भी इस काम में उनका साथ दे रहा है। दीनानाथ काका ने उनको समझाने की बहुत ज्यादा कोशिश की, मगर बात उनके लेवल से बहुत ऊपर की। शंभुनाथ ने उनको समझाया, पेपर को निगलेक्ट करना बहुत बड़ी गलती होगी। जो हुआ था उसको रोकना और बदलना बहुत ज्यादा मुश्किल था। हालत को देखते हुए शंभुनाथ ने घर के लोगों से भी बात करने का मन बनाया। जब सब घर के लोग वहां आ गए तो उनके समझ में आ गया था कि क्या हो रहा है। शंभुनाथ ने सबको अच्छे से समझाया कि क्या हुआ है। सबको अब डर ये सता रहा था कि आखिर कैसे अब बिजनेस को रन किया जाएगा। शंभुनाथ भी इसी बात से परेशान थे कि कैसे अब वो मार्केट में अपनी इज्जत बचा सकते हैं। तभी मानसी ने अपने मन की बात कहते हुए कहा कि कबीर को घर से निकाल दो। हालांकि इससे कोई ज्यादा फायदा नहीं होने वाला था, मगर इससे ये बात होती कि कबीर ने ही सब खराब किया था तो उसको घर से निकाल देना चाहिए। काजल इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। उसको इस बात की टेंशन भी थी कि आखिर किस तरह से वो कबीर को इस बारे में बताएगी, क्योंकि अभी तक कबीर को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। काजल अभी इस टेंशन में थी कि तभी उसकी नजर सीढ़ियों के ऊपर गई। ऊपर कबीर खड़ा था। अब उसको सब कुछ पता लग गया था। उसको घर वालों की बातों पे यकीन नहीं हो रहा था कि उसको सच में ड्रग के कारण घर से बाहर निकाला जा रहा है। उसके दिल पे इस वक्त क्या गुजर रही थी ये केवल वही जानता था। आज तक कबीर ने कभी भी घर के किसी भी इंसान को कुछ भी कहने का मौका नहीं दिया था, लेकिन आज उसको बिना कुछ कहे, बिना कुछ समझे ही घर से बाहर निकाल दिया जा रहा था। वो सीढ़ियों से नीचे आते हुए सोच रहा था कि उसके साथ पिछले कुछ दिनों में इतना कुछ हो रहा था, मगर किसी ने भी उसको कुछ नहीं बताया। उसको मौका ही नहीं दिया कि वो खुद को सही या गलत साबित कर सके। जब कबीर सीढ़ियों से नीचे आ गया तब उसको घर के लोगों ने देखा। वो सबके चेहरों को पढ़ने की कोशिश कर रहा था, मगर सब खामोश थे। शंभुनाथ सारस्वत ने एक नजर कबीर को देखा और उसके बाद अपनी नजर नीचे कर ली। कबीर समझ रहा था कि शंभुनाथ उसके सवालों से बच रहे थे। जैसे हालात थे उस हिसाब से कबीर के पास बहुत सारे जवाब थे, मगर किसी के पास कोई जवाब नहीं था। कबीर को सबसे ज्यादा झटका इस बात से लगा था कि सबको अगर वो हटा भी दे तो काजल से उसको ये उम्मीद नहीं थी। वहीं भीड़ में खड़ी मानसी कबीर को देख के बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। जैसे कि उसने कबीर से बदला लेने के बारे में सोचा था, वो अच्छे से उस काम को कर रही थी। आज कबीर के लिए सबके दिल में नफरत थी। सभी लोगों के मायूस चेहरे से कबीर की आंखें घूमते हुए आखिर में काजल पे आकर टिक गई। सबकी तरह काजल भी कबीर से नजरें मिलाने में डर रही थी। कबीर हल्के कदमों से काजल के पास गया और पूछा, मैं बाकी लोगों को कुछ नहीं कह सकता हूँ, मगर काजल तुमने भी मुझे कुछ नहीं कहा। वो मैं क्या करती, तुम्हारी हालत ऐसी थी कि मैं कुछ कर नहीं पाई। मुझे ड्रग्स दिया गया है, कैसे मैं नहीं जानता। तुम्हें तो मुझे बताना चाहिए था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं अपने लिए कुछ तो कर लेता। आप कुछ नहीं कर पाते कबीर, आपको होश ही नहीं था कि आप क्या कर रहे थे। इतना कहते कहते काजल रोने लगी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो कबीर को किस तरह से समझाए कि कबीर की हालत कैसी थी। क्या तुम भी यही मानती हो कि मैंने खुद से ड्रग लिया है? तुम तो मुझे 2 साल से जानती हो, कबीर ने पूछा। कबीर के सवाल तीर की तरह काजल को चुभ रहे थे। नहीं कबीर, आप खुद से ऐसा नहीं कर सकते हैं, मगर ये हुआ कैसे ये भी किसी को नहीं पता है, काजल ने कबीर को समझाते हुए। कबीर अभी अंदर से दुखी था, मगर वो अभी ठीक था। अभी तक वो अपने पुराने रूप में नहीं आया था। काजल भी इस बात को नोटिस कर रही थी कि उसकी तबीयत अब ठीक है। जैसे वो पहले हर बात में गुस्से में आकर अपना आपा खो देता था, इस बार ऐसा नहीं था। शंभुनाथ भी इस बात को ही देख रहे थे कि कबीर नॉर्मल ही रहे। उन्होंने भी पहले केशव के घर में कबीर की खराब हालत को देखा था। लेकिन सिर्फ तुम्हारे मानने से क्या फर्क पड़ेगा, जो भी हो मैं गलत हूँ। काजल को इतना कह के कबीर शंभुनाथ की तरफ मुड़ गया और कहा, दादाजी आज आपको मेरी वजह से बदनामी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन मेरा यकीन मानिए मैंने खुद से कोई ड्रग नहीं लिया है। मगर आपकी रिपोर्ट तो यही बता रहे हैं कि आपने ऐसा कुछ किया है, शंभुनाथ ने कहा।
शंभुनाथ भी जानते थे कि कबीर निर्दोष है, मगर अभी की हालत को देखते हुए वो कबीर की कोई मदद नहीं कर सकते थे। हाँ दादाजी, मैंने भी अभी ही सुना, मगर मुझे अपनी सफाई पेश करने का कोई मौका तो मिलना चाहिए, कबीर ने शंभुनाथ से रिक्वेस्ट करते हुए कहा। इस बात का मौका दूं तुम्हें कबीर? आज एक तुम्हारे नाम ने मेरे बरसों की मेहनत को बर्बाद कर दिया है। जानते हो एक नाम बनाने में कितना वक्त लगता है? शंभुनाथ सारस्वत को रह रह के उस पेपर की हेडलाइन याद आ रही थी। जानता हूं दादाजी, मगर मुझे पूरा यकीन है कि मेरे साथ किसी ने साजिश की है, कबीर ने कहा। कहीं न कहीं कबीर अपने नाम से इस दाग को हटाना चाहता था। जीजू सही कह रहे हैं नाना जी, आपको उनको खुद को सही साबित करने का मौका देना चाहिए, अलीशा ने मौका देखते हुए कबीर के सपोर्ट में कहा। कबीर को इस बात की खुशी हुई कि कोई तो उसके सपोर्ट में बात कर रहा है। प्लीज दादाजी, अलीशा सही कह रही है, काजल ने भी हिम्मत जुटाकर कहा। मैं तो उसे मौका दे ही रहा था, मैंने तो उसको घर ही नहीं अपने कारोबार में भी शामिल करने का मन बना लिया था। कबीर नहीं जानता है कि अभी मुझे उसकी कितनी जरूरत है, मगर अब शंभुनाथ इतना कहते कहते चुप हो गए। वो इस दुख को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। मगर अब कबीर ने ऐसा काम किया है जिसके कारण हम सबको शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है, मानसी ने कहा। जब अलीशा और काजल कबीर के सपोर्ट में बात कर रहे थे तो उसको लगा कि कहीं उसका प्लान फेल ना हो जाए। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी ये प्रूव नहीं हुआ है मिस मानसी, आप अभी से कोई प्रेडिक्शन मत कीजिए, अलीशा ने मानसी को जवाब देते हुए कहा। जो सच है सबके सामने है, मुझे किसी को कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है। अब जो किया है तो सुनने में दुख क्यों हो रहा है, मानसी ने कहा। सच तो बहुत कुछ है, मगर इस परिवार के लोगों की पुरानी आदत है कि सब कुछ एक ही इंसान पे थोप देते हैं, अलीशा ने मानसी को ताना मारते हुए कहा। क्या कहना चाहती हो तुम? मैं अपने परिवार और बिजनेस के बारे में सोच रही हूँ, समझी, मानसी ने अलीशा के पास आते हुए कहा। हाँ, लगता है बिजनेस को तुम ही चला रही हो, खुद का तो समझ आता नहीं, बिजनेस चलाने आई, अलीशा ने गुस्से में कहा। अलीशा को याद था कि मानसी को कबीर पसंद नहीं है, शायद इसलिए मानसी मौका पाकर कबीर को बाहर का रास्ता दिखाने की कोशिश कर रही थी। मानसी और अलीशा की बहस थमने का नाम नहीं ले रही थी। घर के बाकी लोगों के साथ कबीर भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये लोग किस लिए लड़ रहे हैं। यहाँ पर बात तो कबीर की हो रही थी, मगर जंग किसी और बात पे हो रही थी। तभी बातचीत से प्रणव ने तेज आवाज में कहा, अपनी अपनी बकवास बंद करो, यहाँ पे सभी सोच रहे हैं कि इस मुसीबत से कैसे निकला जाए और तुम दोनों अपना ही रोना पकड़ के बैठ गई हो। प्रणव के बोलते ही अलीशा और मानसी अपनी अपनी जगह पर सहम गई। प्रणव ज्यादा नहीं बोलता था, मगर जब बोलता था तो अच्छे से बोलता था। अचानक से घर में फिर से शांति छा गई थी। पूरे घर का माहौल दो हिस्सों में बंट गया था। एक तरफ कबीर के सपोर्ट में कुछ लोग हो गए थे और एक तरफ कबीर के अगेंस्ट कुछ लोग हो गए थे। इन सब के बीच कुछ लोग ऐसे भी थे जो ना कबीर की तरफ थे और ना ही कबीर के खिलाफ थे। शंभुनाथ सारस्वत भी बहुत ज्यादा अपसेट थे, तो वो कोई फैसला करने में सोच रहे थे। अच्छा फैसला वही होता है जिसमें कि इंसान ना तो ज्यादा गुस्से में हो और ना ही ज्यादा खुशी में हो। शंभुनाथ भी इस बात को समझते हुए कोई फैसला नहीं लेना चाहते थे। अचानक से कबीर ने काजल से अपनी रिपोर्ट की कॉपी मांगी। काजल को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, मगर अभी वो कबीर की बात मानते हुए ऊपर वाले कमरे से रिपोर्ट लेकर आई। कबीर अब रिपोर्ट को अच्छे से पढ़ने लगा। जैसा कि उसका पिछला काम था, वो बहुत तरह के ड्रग और उनके कंपोजिशन के बारे में जानता था। बहुत देर तक अपनी रिपोर्ट को पढ़ने के बाद वो समझ गया कि उसके शरीर में जो ड्रग था वो कोई आम सा ड्रग नहीं था, बल्कि इस ड्रग का बहुत स्पेसिफिक यूज था। खैर, घर के लोगों को तो डॉक्टर नीरज ने इस बारे में पहले ही बता दिया था। कबीर को समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से अपने आप को सही साबित करे। तब वो शंभुनाथ की तरफ मुड़ा और रिपोर्ट दिखाते हुए कहा, दादाजी ये देखिए, इस रिपोर्ट में क्या लिखा है। जैसा कि मैंने कहा था, इसमें जिस ड्रग का नाम दिया गया है वो इंडिया में नहीं मिलता है। मुझे अब यकीन है कि मुझे फंसाया जा रहा है। कबीर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुमने खुद से ड्रग लिया है, मगर मार्केट में जो रिपोर्ट है मैं उसका क्या करूँ? मुझे सामने की दुनिया को कुछ तो दिखाना होगा कि मैंने क्या किया है, शंभुनाथ ने कबीर को समझाते हुए कहा। देखो कबीर, इस मुसीबत के दो ही रास्ते हैं। पहला कि हम तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दें, या फिर तुम किसी तरह से इस बात को प्रूव कर दो कि तुम्हें बदनाम करने के लिए साजिश हुई है। बस एक बार प्रूव कर दो कबीर, उसके बाद तो मैं समझा लूंगा सबको, प्रणव ने बहुत भरोसे के साथ कहा। प्रणव की बात सुनकर कबीर को अच्छा लगा। उसने प्रणव से ऐसी बात की उम्मीद नहीं की थी। उधर मानसी को यह बात अच्छी नहीं लग रही थी कि उसके पापा कबीर का साथ दे रहे हैं और उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। यही तो मुश्किल है बड़े पापा की कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है मेरी बेगुनाही का, कबीर ने उदास मन के साथ कहा। अभी सब लोग बात ही कर रहे थे कि तभी बाहर से सिक्योरिटी गार्ड भागता हुआ अंदर की तरफ आया। उसको देख के लग रहा था मानो कि उसको किसी ने मारा है। जब उसकी सांस नॉर्मल हुई तो उसने बताया कि घर के मुख्य गेट पर बहुत सारे मीडिया के आदमी अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। जब शंभुनाथ ने मीडिया का नाम सुना
वो समझ गए कि कबीर की खबर को पढ़ते हुए ही लोग यहाँ पे आए हैं। अभी तक जो उम्मीद उनके अंदर बची हुई थी वो खत्म होने लगी। प्रणव भी अपने पिता की हालत को समझ गया। उसने उनसे हाथ के इशारे से शांत रहने को कहा। कबीर भी अब समझ नहीं पा रहा था कि क्या होने वाला है। क्या होगा अब सारस्वत विला में? क्या कबीर को उसका दूसरा मौका मिलेगा या जा? शंभुनाथ अभी घर में कबीर की बात ही कर रहे थे कि काजल ने अचानक से ऊपर की तरफ देखा। ऊपर की तरफ कबीर खड़ा था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उससे घर के लोगों ने ड्रग्स वाली बात छिपाई थी। कबीर को अंदर से बहुत बुरा लग रहा था। सबसे ज्यादा उसको बुरा इस बात का लग रहा था कि काजल ने भी उसको इस बारे में नहीं बताया। अगर उसको ये बात पहले से पता होती तो शायद वो खुद को बेगुनाह साबित कर सकता था, मगर अभी तो उसको बिना जाने पहचाने गुनहगार साबित कर दिया गया था। कबीर के घर से जाने की बात को कोई भी अच्छा नहीं मान रहा था, मगर अभी किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं था। कबीर को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। कबीर को लेकर बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि घर के लोगों में दो गुट हो गए। एक तरफ वो लोग थे जो कबीर के साथ थे और दूसरी तरफ वो लोग थे जो कबीर के खिलाफ थे। कबीर को अभी भी उम्मीद थी कि कुछ न कुछ हो सकता है। जब उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था तब उसने अपनी रिपोर्ट को काजल से मांगा। काजल जब रिपोर्ट लेकर आई तो कबीर ने अपनी रिपोर्ट को अच्छे से देखा। वो समझ गया था कि उसको ये फंसाने की साजिश है। उसने सबको बताया कि जिस ड्रग के कारण ये सब हुआ था वो ड्रग इंडिया में नहीं मिलता है। प्रणव ने भी कबीर को समझाया कि एक बार वो अपनी बेगुनाही का सबूत लेता है तो फिर वो उसकी मदद करेगा। अभी यही सब बात हो रही थी कि तभी बाहर से कुछ लोग भागते हुए आए। उनको देख के किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। ये लोग सारस्वत परिवार के सिक्योरिटी टीम के लोग थे। उनको देख के लग रहा था कि उनको किसी ने बहुत ज्यादा मारा है। शंभुनाथ ने जब उनसे पूछा कि क्या बात है तो उन लोगों ने कहा कि बाहर बहुत सारे मीडिया के लोग आए हैं। वो घर के अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। पता नहीं उनको आपसे क्या बात करनी है। जब शंभुनाथ और परिवार के लोगों ने इस बात को सुना तो समझ गए कि उन पर मुसीबत का हमला हो चुका है। शंभुनाथ का उदास चेहरा और ज्यादा उदास हो गया था। ये पल उनके लिए बहुत ज्यादा दुख देने वाला था। सच कहा जाए तो उनको अंदर से हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो खुद को मीडिया के सामने लेकर आए। अपने पिता की हालत को देखते हुए प्रणव ने उनको समझाने की कोशिश की। कबीर भी शंभुनाथ को संभालना चाहता था, मगर अभी उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो चुपचाप साइड खड़ा था। उसको भी पता था कि मीडिया वाले कितने गंदे सवाल करते हैं। उसने पहले भी मीडिया का चेहरा बहुत करीब से देखा था। मीडिया का नाम सुनकर घर के सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। केशव ने उनको अंदर जाने को कहा और खुद सिक्योरिटी गार्ड के साथ बाहर चला गया। वहीं अंदर शंभुनाथ अभी भी सोच रहे थे कि क्या हो रहा है। उन्होंने परेशान होकर प्रणव से पूछा, क्या किया जाए प्रणव? इनको भगा दिया जाए क्या? ये आप क्या बोल रहे हैं पिताजी? अगर अभी हमने उनका सामना नहीं किया तो यकीन करिए कि हमारे हाथ से सब कुछ निकल जाएगा। इस तरह से मीडिया में हमारी गलत इमेज जाएगी, प्रणव ने अपने पिता को समझाते हुए कहा। लेकिन मेरे पास बात करने को कुछ नहीं है, शंभुनाथ ने कहा। वो अंदर से इस बात से टूट गए थे कि उनको मीडिया कैसे कैसे सवाल करेगी। मगर नाना जी, हमने बात नहीं की तो बाद में कोई हमारी नहीं सुनेगा। अलीशा ने भी प्रणय की सोच को सही करार देते हुए कहा। वो सब तो ठीक है, मगर मैं इस रिपोर्ट को कैसे उनके सामने जस्टिफाई करूंगा? ये भी तो नहीं बोल सकता ना कि ये गलत है, शंभुनाथ ने नीचे देखते हुए कहा। मैं कुछ कह सकता हूं उनको दादाजी, कबीर ने ऑप्शन देते हुए कहा। कबीर की बात पे शंभुनाथ ने तो गौर नहीं किया, मगर प्रणव ने उस पर गौर करते हुए कहा, क्या कहोगे तुम उनको कि तुमसे गलती हो गई है, या ये कहोगे कि तुमको फंसाया जा रहा है? कम ऑन मिस्टर कबीर, ये मीडिया है, समझ रहे हो? बिना कपड़े उतारे ही नंगा कर देती है। कबीर को लगा कि प्रणव सही बोल रहा है। अभी उसका चुप रहना ही अच्छा था, क्योंकि किसी को पता नहीं था कि मीडिया कबीर को देख के किस तरह से रिएक्ट करेगी। अगर कोई दाव उल्टा गिर गया तो मामला और ज्यादा बिगड़ सकता था। दूसरी तरफ बाहर से लगातार शोर बढ़ता जा रहा था। किसी को नहीं पता था कि क्या होने वाला है। इसी शोर को सुनते हुए प्रणव ने खुद जाने का फैसला किया। उसको जाता देख अब शंभुनाथ ने भी हिम्मत की। जाने के पहले प्रणव ने कबीर को अंदर ही रहने को कहा था। जब शंभुनाथ और प्रणव बाहर की तरफ गए तो उन्होंने देखा कि दरवाजे के पास बहुत से लोग हाथों में माइक और कैमरा के साथ खड़े हैं। प्रणव ने हाथों के इशारे से उनको अंदर आने को कहा। इस बीच शंभुनाथ बाहर निकलकर बेंच पे बैठ गए थे। उनको पता था कि अब भीड़ उनकी तरफ ही आने वाली है। उनके आने से पहले ही उन्होंने खुद को अच्छी जगह बैठा लिया था। शंभुनाथ के दिल की धड़कन तेज हो रही थी। कोई नहीं जानता था कि क्या होने वाला है। कुछ देर के अंदर ही सारे लोग अंदर सारस्वत विला के गार्डन में आ गए। उनके पास आते ही प्रणव ने कुछ सिक्योरिटी गार्ड की मदद से उनको
एक लाइन में करते हुए बोला, आप लोग प्लीज शांति बना के रखें, आप सभी को जवाब दे दिए जाएंगे। भीड़ को काबू करने में कुछ वक्त लग गया। इतने सारे लोगों का वहां होना इस बात का सबूत था कि सारस्वत परिवार की शोहरत कितनी थी। जब सुबह के अखबार में कबीर वाली न्यूज इन लोगों को मिली थी तो सबको समझ आ गया कि मुफ्त की टीआरपी कैसे बढ़ानी है। इस मौके को शहर का कोई बड़ा या छोटा पत्रकार छोड़ना नहीं चाहता था। मामला अब इतना बड़ा इसलिए था क्योंकि केवल कबीर का नाम ही नहीं बल्कि सारस्वत परिवार पे भी ड्रग्स का कारोबार करने का इल्जाम था। 15 मिनट के बाद जब सब लोग अच्छे से अपनी जगह पे आ गए तो सवालों का सिलसिला जारी हुआ। शंभुनाथ जी, आज का पेपर तो आपने पढ़ा ही होगा, क्या लगता है आपको? देखिए, वैसे तो बात सच है, मगर शंभुनाथ अभी इतना ही बोले थे कि उनकी बात को काटते हुए दूसरे रिपोर्टर ने कहा, अगर ये सही है तो आपने इस बात को क्यों नहीं बताया किसी को? ये कोई ऐसी बात नहीं है कि हम इसको छिपाना चाहते थे, शंभुनाथ ने कहा। उनके चेहरे से साफ जाहिर था कि वो सवालों से बचना चाहते हैं। तो फिर हम इसको क्या समझें? इतने बड़े लोग अगर अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझ पा रहे हैं, बाकी से क्या उम्मीद करें? दूसरे पत्रकार ने कहा। आप लोग बात को समझने की कोशिश करिए और मेरे पिता के साथ प्लीज थोड़ा कोऑपरेट करिए। जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, प्रणव ने आगे आते हुए कहा। वो समझ गया था कि ये लोग उसके पिता को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। अब तो तबीयत का बहाना बनाना लाजमी है, पकड़े जाने पर कुछ तो होना चाहिए बोलने के लिए। पीछे से आती आवाज कहां से आ रही थी ये तो पता नहीं चला, मगर इस आवाज ने शंभुनाथ की आत्मा को चीर दिया था। कोई बहाना नहीं बनाया जा रहा है, जो बात है आप लोगों को बताई जा रही है। पूछिए अगला सवाल, प्रणव ने बात को बदलने की कोशिश करते हुए कहा। आपको क्या लग रहा है कि हम आपकी बातों में आ जाएंगे? हमारे पास सबूत है मिस्टर प्रणव, और हमें चाहिए जवाब। सामने बैठे पत्रकार ने प्रणव को उकसाते हुए कहा, आप लोग प्लीज बात को समझें, मुझे आपको घुमाने का शौक नहीं है। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, सारस्वत परिवार में पहली बार ऐसा कुछ हुआ है। सवाल यही है कि ऐसा कुछ हुआ कैसे? प्रणव की बात खत्म होते ही एक सवाल आया। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, अभी ये किसी को नहीं पता है कि ये कैसे हुआ है, मगर मेरे हिसाब से कबीर को किसी ने फंसाने के लिए ऐसा किया है, प्रणव ने कहा। मानते हैं कि सारस्वत परिवार के बहुत सारे दुश्मन हैं, लेकिन आप लोगों को जब पता लगा कि कबीर के साथ क्या हुआ है तो आप लोगों का इस बात को छिपाने का क्या मतलब था? पत्रकार ने कहा। मैं जानता हूं कि हमें ये काम पहले ही करना चाहिए था, मगर बिजनेस में बहुत सारी चीजें होती हैं। आपको ये समझना पड़ेगा कि समाज पे भी हमारी कुछ जिम्मेदारी बनती है। जो आप अपने घर के लोगों को संभाल नहीं पा रहे हैं तो बाकी के समाज को कैसे संभालेंगे? पत्रकार ने कहा। वो अभी भी प्रणव को चढ़ाते हुए कहता है। अब प्रणव को धीरे धीरे गुस्सा आ रहा था, मगर उसने खुद को संभालते हुए कहा, हमें डर था कि क्या होगा। ऐसी बातों को लोग अक्सर बहुत गलत तरीके से एक्सेप्ट करते हैं। सर, गलत तो गलत है ना। खैर, अभी कबीर कहाँ है? वो क्यों नहीं आ रहा है मीडिया के सामने? अगर वो बेगुनाह है तो उसको बाहर लाओ। जैसे एक पत्रकार ने ऐसा कहा, हर तरफ से आवाज उठने लगी कि उसको बाहर लेकर आओ, उसको बाहर लेकर आओ। हमें उससे सवाल पूछने हैं। अगर उसके साथ किसी ने जानकर ऐसा किया है तो वो कौन हो सकता है? उन सब लोगों की बढ़ती आवाज ने शंभुनाथ को बहुत ज्यादा परेशान कर दिया था। वैसे तो उनकी तबीयत पहले से ही खराब थी, मगर अब हालत और ज्यादा खराब होती जा रही थी। उधर बढ़ते हुए शोर को प्रणव शांत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पा रहा था। अचानक से शंभुनाथ अपनी जगह से उठे और चिल्लाते हुए कहा, शांत हो जाओ तुम सब। क्यों नहीं एक मजबूर की मजबूरी को समझ रहे हो तुम लोग? अगर कबीर के साथ कोई हादसा हुआ भी है तो क्या ये नहीं हो सकता कि सच में कबीर की बिना जानकारी के उसे ये दिया गया हो? आप लोग तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आप सबने कबीर को ड्रग्स लेते देखा हो। शंभुनाथ की बात वहां खड़े पत्रकारों को पसंद नहीं आ रही थी। उन सबको लग रहा था कि प्रणव और शंभुनाथ अपने घर के दामाद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही जब कबीर नहीं आया तो सबको शक होने लगता है कि शायद कबीर को सारस्वत परिवार ने गायब कर दिया है, जिससे कि इस केस को कमजोर किया जा सके। मगर वो नहीं जानते थे कि कबीर कहीं गया नहीं है, वो अंदर ही है। तभी एक पत्रकार ने शंभुनाथ से कहा, मुझे तो अब यकीन होने लगा है कि सारस्वत परिवार इस बात को दबाने में लगा है, मगर इस बार कोई नहीं बचेगा। आपको क्या लगता है शंभुनाथ जी? तुम मेरे ही घर में खड़े होकर मुझे धमका रहे हो, शंभुनाथ ने भारी आवाज में कहा। नहीं शंभुनाथ जी, हमारी इतनी हस्ती कहाँ है। आप बस कबीर को बुला दीजिए, हम समझ जाएंगे कि आप और आपका परिवार सही है, पत्रकार ने कहा। कबीर भी ऊपर से सब बातों को सुन रहा था। उसका तो बहुत ज्यादा मन था कि वो इन सब लोगों के बीच जाकर प्रणव और शंभुनाथ सारस्वत की मदद करे, मगर उन्होंने उसको नीचे आने से मना किया। कबीर खुद ये बात नहीं जानता था कि उसके अंदर की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो बहुत ज्यादा क्रूशियल स्टेज पे खड़ा था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। नीचे सब लोग कबीर को मीडिया के सामने लाने की मांग कर रहे थे। पत्रकार तरह तरह के हथकंडे लगा रहे थे कि कबीर को किसी तरह से बाहर लाया जाए। आखिर कितनी देर तक शंभुनाथ और प्रणव इस बात को रोक पाएंगे? क्या कबीर उनके सामने आएगा? क्या
सारस्वत परिवार को इस कलंक से छुटकारा मिलेगा? क्या मोड़ लेगी कहानी काजल और कबीर की? शंभुनाथ को जिस बात का डर था आखिर वही हो गया था। कबीर की बात अब मीडिया में भी आ गई थी। घर के बाहर बहुत सारे मीडिया के लोग आ गए थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इसको कैसे हैंडल करना है। बाद में प्रणव और शंभुनाथ दोनों ही बाहर आ गए। उनके बाहर आते ही सभी पत्रकार एकदम से हावी हो गए। उनके सवाल को सुनकर शंभुनाथ को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। पत्रकार इस तरह से सवाल कर रहे थे कि शंभुनाथ ने जानबूझकर सब कुछ कराया है। प्रणव ने हालात संभालने की कोशिश की मगर कुछ भी फायदा नहीं लग रहा था। गुजरते वक्त के साथ सबके सवाल और ज्यादा तीखे हो रहे थे। आखिर में आते आते हालत और ज्यादा खराब होने लगी। बहुत सारे सवाल के जवाब देने के बाद एक सवाल पे सारस्वत परिवार के लोग फंस गए। जब एक पत्रकार ने पूछा कि कबीर अगर बेगुनाह था तो उसकी रिपोर्ट को पहले ही क्यों नहीं सबको बताया गया। यहीं पे आकर प्रणव और शंभुनाथ कमजोर पड़ गए। आखिर में कबीर को भी मीडिया के सामने रखने की बात होने लगी। शंभुनाथ जानते थे कि कबीर अब इतना प्रेशर हैंडल नहीं कर पाएगा। उसको समझ नहीं आ रहा था कि क्या होने वाला है। इन सब बातों को कबीर ऊपर खड़ा होकर सुन रहा था। उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि मीडिया वाले उसके परिवार को किस तरह से जलील कर रहे हैं। कबीर ये सब सुन रहा था। ये बात किसी को नहीं पता थी। जब आखिर में कोई ऑप्शन नहीं मिला तो कबीर नीचे आ गया। कबीर अभी भी दूर खड़ा होकर मीडिया वालों को बकवास करते सुन रहा था। इसके बाद वो बाहर जाने की जगह पर अंदर काजल के पास गया। उससे अपना मोबाइल लिया और बाहर की तरफ आ गया। कबीर जानता था कि घर में बैठ के इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है। उसको बस यही लग रहा था कि उसको खुद को जाने के लिए सुनते रहिए डॉन नंबर 1, खुद को बेकसूर साबित करना है। कबीर को बाहर आता हुआ देख के मीडिया वाले उसकी तरफ दौड़ गए। शंभुनाथ की नजर जब कबीर पर गई तो उन्होंने अपना हाथ अपने सर पे रख लिया। शायद उनको पता था कि मीडिया वाले उसके साथ क्या करने वाले हैं। प्रणव भी शौक में था कि कबीर बाहर क्यों आया है, मगर अब वो तो आ ही गया था तो उसको खुद ही मामले को संभालना था। कबीर अभी गार्डन के बाहर ही था कि उसको सब रिपोर्टर्स ने घेर लिया। उसको समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। कबीर शायद इसके लिए तैयार था कि लोग उसको बोलने नहीं देंगे और अपने मन के सवाल ही करेंगे। कबीर ने हाथ के इशारे से सबको साइड करते हुए शंभुनाथ तक गया और उनको सॉरी बोला। इसके बाद वो मीडिया के लोगों की तरफ गया और बोला, मैं जानता हूं कि आप लोगों के पास बहुत सारे सवाल हैं। शायद मैं आज जवाब देने की हालत में भी नहीं हूं, मगर यकीन मानिए कि मैं पीछे नहीं हटूंगा। अगर मैं गलत हूं तो मुझे इस बात की सजा मिलनी ही चाहिए। लेकिन मेरे दोस्तों, मुझे भी खुद को सही साबित करने का मौका मिलना चाहिए। मैं अभी सुन रहा था कि आप किस तरह से सवालों की झड़ी लगा रहे थे। अब उन सब के जवाब मैं दूंगा। पूछिए क्या जानना है आप लोगों। कबीर ने जिस तरह से आते ही सबको हैंडल किया था, इसको देख के शंभुनाथ और प्रणव खुश हो गए। उनको लग रहा था कि अब इस बात का कोई अच्छा सॉल्यूशन निकल जाएगा। उधर सब लोगों ने अब आराम से कबीर से सवालों का सिलसिला शुरू कर दिया था। हाँ तो मिस्टर कबीर, आपको कब लगा कि आपको ड्रग्स दिया गया है? मतलब आपको? कबीर ने उनकी बात को काटते हुए कहा, हाँ मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग क्या पूछना चाह रहे हैं। शायद से घटना 2 दिन पहले की है। 2 दिन तक जब मेरे घर के लोगों ने मेरे बारे में कुछ अच्छा महसूस नहीं किया तो उन्होंने मुझे डॉक्टर को दिखाया, जिसमें ये बात सामने आई। आपको लगता है कि आपको फंसाया जा रहा है? दूसरे पत्रकार ने पूछा। हाँ मुझे पूरा यकीन है कि कोई नहीं चाहता कि मैं इस घर में या इस परिवार में रहूं। इस साजिश को हम जल्द साफ कर देंगे। जैसा कि हम जानते हैं, सारस्वत परिवार अपने मान सम्मान के लिए जाना जाता है। क्या इस बात के सामने आने के बाद आपको लगता है कि वो इज्जत बची रहेगी? पत्रकार ने पूछा। जब कबीर से सवाल पूछा गया तो उसकी नजर पास बैठे शंभुनाथ सारस्वत पे गई। वो उदास चेहरा जिसको समझने के लिए किसी खास नजर की जरूरत नहीं थी, उसको कबीर समझ रहा था। इसके बाद वो उस पत्रकार की तरफ मुड़ के बोला, मैं जानता हूं कि मार्केट में हमारा नाम खराब होगा, मगर ये बात भी है कि आप लोग इसमें हमारी मदद कर सकते हैं। हम कैसे हैं ये मीडिया का काम है सबको बताना। मुझे उम्मीद है कि हमारे रिकॉर्ड को भी अच्छे से देखा जाएगा। वही रिकॉर्ड को देख के तो हम यहाँ आए हैं मिस्टर कबीर। हम जानना चाहते हैं कि सारस्वत परिवार इस बारे में क्या कर रहा है। पत्रकार सीधे तरीके से पूछना चाहता था कि कबीर को लेकर सारस्वत परिवार क्या कर रहा है। कबीर भी इस बात को समझ गया था कि उसने बहुत आराम से मुस्कुराते हुए इसके जवाब दिया, मुझे घर से निकाल दिया गया है। समाज में जो सारस्वत परिवार की इज्जत है उसके आगे मुझ जैसे कई लोग कुर्बान हैं। मैं जानता हूं कि ये इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है, मगर आप लोगों को समझना पड़ेगा कि अभी कोई और ऑप्शन नहीं है। शंभुनाथ को कबीर का जवाब सुनकर बहुत गर्व महसूस हो रहा था। उनको यकीन नहीं हो रहा था कि वो इतने अच्छे इंसान को अपने घर से बाहर निकाल रहे हैं। कबीर को जब भी इस घर की जरूरत थी उसका साथ किसी ने नहीं दिया, मगर इस घर को, इस परिवार को जब भी कबीर की जरूरत थी तो कबीर वहां हमेशा खड़ा था। अब शंभुनाथ को इस बात का दुख कम था कि मार्केट में उसका नाम खराब हो गया है। अब उनको इस बात का दुख ज्यादा था कि वो कबीर को नहीं बचा पा रहे थे।
साथ क्या आपके इस घर से सब रिश्ते खत्म हो जाएंगे? कबीर इस बात पे बहुत जोर से मुस्कुराता है। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो इस सवाल का क्या जवाब दे, मगर कुछ पल सोचने के बाद वो मुस्कुराते हुए कहता, दूर जाने से रिश्ते ऐसे ही नहीं खत्म हो जाते हैं। जो वक्त हम साथ रहते हैं वो सब हमारे रिश्ते ही तो हैं। मुझे जो भी मिला है इस परिवार से मिला है, मैं वो सब अपने साथ हमेशा रखूंगा। कुछ रोज पहले मार्केट में खबर आई थी कि आपको सारस्वत परिवार के बिजनेस ग्रुप में बहुत बड़ा रोल मिलने वाला है। अब उसका क्या होगा और वो क्या काम था? रिपोर्टर ने कबीर को जलाने के लिए पूछा। मुझे नहीं पता कि वो क्या काम था जो मुझको मिलने वाला था, मगर अब जो मुझे कोई काम नहीं करना है, मैंने सारस्वत ग्रुप के सभी कंपनी से दूरी बना ली। शायद अब मेरे वजूद से वो चीजें बहुत दूर जा चुकी हैं, या मैं अब उस लायक नहीं बचा। बड़े नाम को चलाने के लिए नाम भी बड़ा होना चाहिए, कबीर ने उदास मन से कहा। वो जानता था कि उसके हर सवाल को बहुत अलग तरीके से बताया जा सकता था, इसलिए वो बहुत संभल के बात कर रहा था। क्या कोई वापसी का रास्ता बचा है? उम्मीद तो नहीं है, मगर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि खुद को बेगुनाह साबित कर सकूं। बस आप लोगों ने साथ दिया तो मैं जरूर से इस मकसद में कामयाब हो जाऊंगा, कबीर ने कहा। वो जानकर बहुत ज्यादा आशावादी बातें कर रहा था। किस तरह से आप खुद को बेगुनाह साबित करना चाहते हैं? कुछ सोचा ही होगा आपने, रिपोर्टर ने पूछा। हाँ, जैसा कि आप सबने मेरे रिपोर्ट को देखा होगा, मेरे अंदर जो ड्रग को इंजेक्ट किया गया है वो मैं आप लोगों को चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि इंडिया में नहीं मिलती है, यानी कि वो महंगी भी बहुत होगी। अब मुझ जैसा डिलीवरी बॉय कैसे इतनी महंगी ड्रग अफोर्ड कर सकता है? कबीर के इतना कहते ही रिपोर्टर के बीच में कहासुनी चालू हो गई। कुछ लोगों के हिसाब से कबीर सही था तो कुछ लोगों के हिसाब से कबीर बचने के लिए ये सब बहाने बना रहा था। कबीर ने बहुत हद तक माहौल को संभाल लिया था। अगर आप मीडिया से बात करके उनके ओपिनियन को बदल सकते हैं तो सच में आपके बोलने में बहुत जादू है। अभी तक तो सब सही चल रहा था, मगर कबीर को पता था कि ये लोग इतने पे भी नहीं रुकने वाले हैं। इन सबको कुछ चाहिए होगा जिससे कि सारस्वत परिवार के खिलाफ अपना जहर उगल सके। कबीर अभी ये सब सोच ही रहा था कि तभी एक सवाल ने उसके चेहरे का रंग उड़ा दिया। क्या सारस्वत परिवार सही में ड्रग का कारोबार करते हैं? आपको ऐसा क्यों लगता है? अगर मान लीजिए कि आपकी बात सही है भी तो आपको इस बात का प्रूफ देना चाहिए। मेरे दादाजी की पूरी उम्र गुजर गई इस बात को साबित करते करते, मगर आज तक आप लोगों को भरोसा नहीं हुआ, कबीर ने कहा। उसको अंदर से बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था इस बात पे, मगर अभी वो कुछ करना नहीं चाहता था। अभी बात करना ही सबसे अच्छा सॉल्यूशन था। भरोसा है कबीर जी, मगर बहुत साल पहले एक फैक्ट्री बंद हुई थी, शायद आपको नहीं पता होगा इस बारे में। मैं बता देता हूँ। उस वक्त की सबको शक था कि सारस्वत परिवार किसी तरह के गैर कानूनी कारोबार को कर रहा था, रिपोर्टर ने कहा। ये रिपोर्टर सारस्वत परिवार का एंटी था। शायद से उसको प्रणव के फैक्ट्री के बारे में पता था, इसलिए उसने सबके सामने इस बात का जिक्र चलाया कि कबीर को फंसा सके। कोई भी यूनिट का शुरू होना या बंद होना उसके लॉस और प्रॉफिट पे टिका रहता है। कुछ बंद हो गया है इसका मतलब ये तो नहीं कि वहाँ कोई गैर कानूनी काम हो रहा है, कबीर ने कहा। कबीर भी समझ गया था कि ये रिपोर्टर किस फैक्ट्री की बात कर रहा है। मिस्टर जियो ने कबीर को बहुत पहले ही इन सब बातों को बता दिया था। कबीर भी खुद संभल के जवाब दे रहा था, क्योंकि शंभुनाथ को इस बारे में कुछ नहीं पता था। कबीर चाहता भी नहीं था कि उनको इस बारे में कुछ पता लगे। आपको क्या लगता है कि हम लोग बेवकूफ हैं कि आप जो कहेंगे हम मान लेंगे? याद रखो मिस्टर कबीर, हम मीडिया हैं, आप हमारी आवाज को दबा नहीं सकते, रिपोर्टर ने आगे आते हुए कहा। वो कबीर को परेशान कर रहा था। देखिए, मैं आप लोगों को दबा नहीं रहा हूँ, बस कह रहा हूँ कि आप लोग गलत मत समझिए प्लीज। बात कहीं से कहीं की तरफ जा रही है। मैं इस बात को पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि सारस्वत परिवार कोई भी गलत काम नहीं करता है। कबीर अब अंदर से डिस्टर्ब हो रहा था। वो समझ गया कि अगर वो कुछ और देर रुका तो शायद उसको दौरा आ सकता है, इसलिए वो वहां से जाने लगा कि तभी उसी पत्रकार ने कहा, ये अच्छा है, दादा ड्रग्स बनाता है और पोता ड्रग्स लेता है, पूछने पे तो सारी दुनिया महात्मा है। कबीर आगे बढ़ते हुए रुक गया। अब पानी सर के ऊपर से चला गया था। वो झटके से वापस आया और उस पत्रकार के पास जाकर बोला, अब अगर एक बार भी तुमने शंभुनाथ सारस्वत का नाम लिया तो यकीन मानो तुमको ड्रग्स की जरूरत पड़ जाएगी। उस पत्रकार ने धीरे से कहा, तू भी चोर है, तेरे घर वाले भी चोर हैं, अच्छा काम कहाँ से करोगे? उसके इतना कहते ही कबीर ने उसका कॉलर पकड़ लिया। इस बात को देखते हुए प्रणय ने बीच बचाव करने की कोशिश की, मगर वो इंसान अब कबीर की नजर में आ गया था। क्या कबीर उस पत्रकार को मारेगा या प्रणव उसको बचा लेगा? क्या कबीर सच में घर से चला जाएगा? क्या नतीजा निकलेगा इस कॉन्फ्रेंस का?